नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कंप्लीट किया था, ज्यामितीय समयोता को, और वो अपन बात कर रहे थे। और आज अपन बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समयोता के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात की थी अपन ने लास्ट क्लास में, और ज्योमेट्रिकल कल जो आइसोमर था मैंने आपको बताया था कि वो एक प्रकार की विन्यासी समयोता का पार्ट था। आज जैसा कि अपन देख पा रहे हो आप टॉपिक प्रकाशिक समयोता, तो यहां पर प्रकाशिक समयोता क्या होती है पहले उसके बारे में बात करते। तो देखिए, बात करने जा रहे हैं अपन आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समयोता क्या होती है आपकी, उसके बारे में। देखिए, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका, वो सेम होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करेंगे, संरचनात्मक सूत्र की बात करेंगे, वो भी आपका होता है सेम। बट जो लाइट होती है, उस लाइट के प्रति किसी कंपाउंड का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, प्रकाश के प्रति जो व्यवहार होता है किसी कंपाउंड का, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहां पर लिख दूंगा मैं बिहेवियर ऑफ कंपाउंड विथ लाइट आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट। यानी कि मैं बोल सकता हूं ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन वो प्रकाश के प्रति अपना अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये घटना कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, इसके परिचय की, कैसे ऑप्टिकल आइसोमर आया और किसने बताया। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर सर, इनका नाम था लुईस पास्चर। इन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड को देखा और उस यौगिक का नाम था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। इसका नाम था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट हो गया। और इन्होंने देखा कि ये जो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट होता है, इसका जो बिहेवियर होता है, इसका जो व्यवहार होता है, वो अलग अलग होता है। वो कैसे देखा, जैसे कि आप जानते हो आपका होता है लैक्टिक अम्ल, उसके बारे में बात की थी बाद में, लेकिन अपन जिसकी बात करने जा रहे हैं, लुईस पास्चर सर ने क्या किया उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो, आपका टार्ट्रिक एसिड होता है, ये इस कंपाउंड को बोला जाता है टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल। अब यहां पर मेरे को करना क्या है, इसका एक H और इसका H, यहां पर आपको लगाने हैं सोडियम और अमोनियम ग्रुप लगाने हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। तो यहां पर करना कुछ नहीं है, या H ये OH, ये फीसर बनाया है मैंने, ध्यान रखना इसकी फीसर स्ट्रक्चर है। यहां हो गया CO Na+, और ये आपका हो गया CO NH+। इसको बोला जाता है सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। ये कंपाउंड लिया और लेने के बाद में उन्होंने देखा कि यह दो प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त किए, यानी ये दो प्रकार के क्रिस्टल में पाए जाते हैं, और दोनों प्रकार की जो क्रिस्टल होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। यानी दो प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त कर लिए उन्होंने, और उन्होंने देखा कि दोनों जो क्रिस्टल थे, यानी एक क्रिस्टल ये था और एक क्रिस्टल ये था, और मिरर लगा के देखा तो ये आपस में क्या थे, मिरर इमेज थे। और इसी को इन्होंने क्या बोल दिया था, ये कंपाउंड आपस में जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज का मतलब हो गया जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं, यानी नॉट सुपर इम्पोज, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उनको बोल दिया गया नॉट सुपर इम्पोज। और ऐसे यौगिकों को कहा गया प्रतिबिंब समावयवी, और इनको बोला जाता है इनेंसियोमर।
इनेंशियोमर का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उन्हें इनेंशियोमर कहा गया। और इनेंशियोमर का मीन्स हुआ प्रतिबिंब समावयवी। इनेंशियोमर का मतलब क्या हुआ आपका, प्रतिबिंब समावयवी हो गया। यहां तक अपन ने बात की इसके जनरल परिचय की। अब प्रकाश के प्रति ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है वो अलग अलग होता है। और ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटल थी, प्रायोगिक घटना थी, प्रायोगिक रूप से इनको प्राप्त किया जा सकता है। अपन ऐसे किसी कंपाउंड को देख के ये नहीं बता सकते कि ये जो कंपाउंड है आपका ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाता है, मतलब प्रकाशिक समायोता दर्शाता है, प्रकाशिक सक्रियता दर्शाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। किसी कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते। ये चीजें सभी प्रयोगों द्वारा निर्धारित है, प्रयोग के द्वारा ही अपन बता सकते हैं। तो क्या हुआ, अपन बढ़ेंगे जैसे आगे किरेल कार्बन, एक कायरल कार्बन होगा, उसके बारे में आप जानते होंगे, वो एसिमेट्रिक कार्बन होता है, वो किसी मॉलिक्यूल में होता है, तो वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाता है। और वो जरूरी भी नहीं है कायरल सेंटर है, उसके होने के बाद भी आपका कंपाउंड है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो सकता है, प्रकाश अक्रिय हो सकता है। बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से बात करूंगा यहां से प्रकाशिक समायोता के बारे में, आप देखते जाइए। देखो क्या किया, इतनी बात आप समझ गए, उसके आगे की बात करने जा रहा हूं। इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे यौगिक थे जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। पीपीएल जानते होंगे शायद आप, मैंने पहले कहीं जिक्र किया है पीपीएल का, बायोमोलिक्यूल का जहां चैप्टर करवाया था जैव अणु, पीपीएल, इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट मींस वह समतल ध्रुवित प्रकाश। ऐसे यौगिक जो पीपीएल बोलूंगा शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं उन्हें आप कहते हो प्रकाशिक समावयवी कहते हो। और ये जो घटना होती है प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट कर देते हैं, उसको घूर्णित कर देते हैं, ऐसे यौगिकों को आप बोलोगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, प्रकाश सक्रिय यौगिक कहोगे, प्रकाश सक्रिय यौगिक। और प्रकाश सक्रिय यौगिक कह सकते हो, या ये यौगिक आपस में होते हैं प्रकाशिक समावयवी, यानी कि आप इनको बोल सकते हो ये सभी यौगिक आपस में ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। और ये जो परिघटना होती है इसी परिघटना को कहते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। ये हो गई आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसी को बोला जाता है प्रकाशिक समावयवता। चलिए अब अपन बात करते हैं पीपीएल क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। देखिए अपने पास में जो लाइट होती है आप सभी जानते हो, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये आपकी लाइट है। और ये जो लाइट है वो सभी दिशाओं में समान रूप से गमन करती है। अब आप ऐसे मानोगे जैसे ये बोर्ड है और इस तरफ लाइट है वो आ रही है, इसका मतलब लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, यानी कि एक प्रकार की जो लाइट होती है या प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति सभी दिशाओं में समान रूप से गति करता है। और इसकी दिशा होती है वो प्रकाश के संचरण है उसकी एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होती है। बात करते हुए ये आपका हो गया कोई प्रकाश स्रोत, इसको बोल सकता हूं मैं लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। अब यहां से मैंने क्या किया, कोई एक स्लिट लगाई यहां, और इस स्लिट लगाने के बाद में
मैंने इस प्रकार की लाइट को प्राप्त कर लिया जो कि सभी दिशाओं में गमन कर रहा है। अब आप जानते हो ये प्रकाश है, इसका मतलब ऐसे है तो इस दिशा में भी गमन करेगा, इसमें भी गमन कर रहा है, इसमें भी गमन कर रहा है, इसमें भी गमन कर रहा है, इसमें भी कर रहा है और इसमें भी गमन कर रहा है। यानी कि जो आपका एक वर्णीय प्रकाश होता है जिसको आप बोलते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हो गया एक वर्णीय प्रकाश, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मीन्स वह ऐसा प्रकाश जो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या हो, वितरित होता है, और ये हो गया आपका कोई प्रकाश स्रोत। अब आप क्या करोगे, इसको गुजारते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक निकोल प्रिज्म द्वारा। अब प्रिज्म आप सभी जानते हो, प्रिज्म के द्वारा आपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना पढ़ी है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना ये होती है जब श्वेत प्रकाश की किसी किरण को इस प्रिज्म पर आपतित किया जाता है, तो ये जो प्रिज्म होता है वो श्वेत प्रकाश की किरण को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। इसी परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, और आप सभी जानते हो VIBGYOR, आपको ये क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आपका रेड होता है। और आपको ये पता है जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसकी वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। इस बात से आप सभी वाकिफ, ठीक है। सेम घटना इसमें होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने एक वर्णीय प्रकाश है उसको किसी निकोल प्रिज्म से गुजारा। अब आपका जो निकोल प्रिज्म होता है वो एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इसे गुजारने पर आपको अब जो प्रकाश प्राप्त हुआ वो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित नहीं होकर केवल एक ही दिशा में प्राप्त हो जाता है, और ऐसे प्रकाश को बोला जाता है पीपीएल, और यहां इसी को आप बोलते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यह आपका क्या हो गया, ये समतल ध्रुवित प्रकाश। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब किसी एक वर्णीय प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद में जो प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है वही प्रकाश एक ही दिशा में गमन करता है, या वायुमंडल की जो इतनी कण की गति होती है उसके कारण उसकी जो दिशा होती है वो समान रूप से एक ही दिशा में वितरित होती है। ये जो आपने प्राप्त किया वो कौन सा प्रकाश प्राप्त कर लिया, समतल ध्रुवित प्रकाश। चलो अब देखो, इसके लिए यह बताया गया कि ऐसे यौगिक थे जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा रहे थे, उसको रोटेट कर रहे थे। उस रोटेशन के आधार पर उनको अलग अलग डिवाइड किया गया। तो देखिए कुछ ऐसे यौगिक थे जो पीपीएल या समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, मैं तल की बात कर रहा हूं, उसके प्लेन को दो प्रकार से घुमा सकते हैं। एक तो ऐसे यौगिक थे जो इसके तल को घड़ी की सुई होती है उसकी दिशा में घुमा रहे थे, यानी यदि वो घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करते हैं, मींस क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको बोला जाता है, ऐसे यौगिक होते हैं आपके दक्षिणावर्त होते हैं, और इनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिणावर्त, और इसके लिए शब्द है या वर्ड लिया जाता है स्मॉल डी। चलिए, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूर्णित कर देते हैं, उन्हें बोला जाता है वामावर्त कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, वामावर्त। यानी यहां पर क्या हो गया, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आपको प्राप्त होता है,
यहां आप बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप समझ गए ऐसे होती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ऐसे कंपाउंड्स को बोला गया, यानी ये जो घूर्णन होता है वामावर्त, और ये आपको दिखाई देगा लीवो रोटेटरी, इनको बोलते हैं लीवो रोटेटरी बोला जाता है। और इसके लिए आपको स्मॉल एल वर्ड काम में लेना है। चलिए एक चीज का ध्यान रखना, कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए यहां पर मैंने बोला कि पीपीएल के तल को यदि घड़ी की सुई की दिशा में यदि वो घूर्णित करते हैं तो आप उनको बोलते दक्षिणावर्त यौगिक या दक्षिणावर्त घूर्णन यौगिक बोल सकते थे, और यहां पर विपरीत दिशा वाले को वामावर्त घूर्णन यौगिक बोलते थे। अब जो ध्रुवण घूर्णन यौगिक है, यानी ऐसे यौगिक जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जा रही है, प्रकाशिक सक्रियता आपको देखने को मिल रही है, या पीपीएल के तल को घूर्णित कर रहे हैं, उन्हें बोला गया था ध्रुवण घूर्णन यौगिक। उन यौगिकों को क्या बोला गया? ध्रुवण घूर्णन यौगिक, या इनको बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ये जो घटना हो सकती है इसको बोला जाता है ध्रुवण घूर्णकता, या इसको बोल सकते हैं आप ऑप्टिकल एक्टिविटी कह सकते हैं। समझे मेरी बात को? और ये देखा गया था, जैसे लैक्टिक एसिड है वहां पर आप बता सकते हो एक आपका डी होता है एक आपका एल होता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर सकते आप कि डी ये होगा एल ये होगा। ये सभी चीजें एक्सपेरिमेंट से आती है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, लैक्टिक एसिड जानते हो सभी, मैंने करवा रखा है पहले एग्जांपल आपको। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड होता है CH3 CHOH COOH, इसको बोला जाता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या करोगे। यहां पर जैसे मैंने माना कि आपका कोई ये कार्बन है, अब किरेल कार्बन आपने पढ़ रखा है तो मैं बता देता हूं यहां पर आपको बेसिक जानकारी, लेकिन कायरलिटी की जो शर्त वगैरह है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी नेक्स्ट लेक्चर में वहां पर आपको मैं बताऊंगा। यहां पर आपका COH है, यहां आपका CH3 है, यहां आपका H है और यहां आपका OH है। अब यहां पर क्या किया गया, एक मिरर लगाया गया, और मिरर लगाने के बाद में ये COH यहां आएगा आपका OH, और यहां है आपका H, और यहां आपका क्या है CH3। अब देखो मान लो ये कंपाउंड यदि D है, ये मिरर लगाने के बाद में तो ये कंपाउंड आपका कैसा होगा? L है। यदि ये L है तो ये D है। ये सभी एक्सपेरिमेंटल से प्राप्त हुआ है। चलो अब देखो ये किरेल कार्बन है, मैंने बोला था किरेल कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। देखोगे ये मिरर इमेज है, देख पा रहे हो, लेकिन इनको जब आप रखोगे ऐसे तो एक दूसरे पर क्या नहीं कर पाओगे? सुपर इंपोज नहीं कर पाओगे। समझे मेरी बात को? मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन सुपर इंपोज कर दिया क्या आपने? नहीं किया, यानी इसको ऐसे ढक नहीं पाओगे। इन्हें आप बोलते हो क्या? अध्यारोपित नहीं हो रहे एक दूसरे पे, अध्यारोपित नहीं, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव दर्शक है। तो कायर वर्ड वहां से लिया गया, वो सब चीजें अपन बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां पर जो चीज अपने सामने निकल के आ रही है अपन उसी की बात करने जा रहे हैं। इसको 180 पे रोटेट कर लो तो आपको ये प्राप्त होगा। समझे? अब इसको ऐसे उठा के रखोगे, क्या रखोगे तो आपको पता है यहां पर इस पर इंपोज नहीं हो पाएगा, सुपर इंपोज अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आपस में क्या होते हैं? प्रतिबिंब समायोगी हुए या नहीं हुए? इसका मतलब एक प्रकार के प्रकाशीय योगी हुए नहीं हुए? बिल्कुल हो गई। इस चीज को आप समझ गए होगे अच्छे से। चलिए, और यदि कोई समतल ध्रुवित प्रकाश के तल की यदि कोई परिवर्ती होती किसी यौगिक की, उसको कन्वर्ट करने में, उसको परिवर्तित करने में, तो उसे आप बोलते हो ध्रुवण घूर्णकता, जो अभी मैंने बात की है। अब बात करते हैं, अपन लेते हैं यंत्र, लेते हैं पोलरिमीटर यंत्र, और उसके द्वारा किस प्रकार इसका मापन किया जाता है आपका एंगल ऑफ रोटेशन का,
कोई कंपाउंड आपको दे रखा होता है, वो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, उसके बारे में देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए पोलेरीमीटर। एक यंत्र होता है जिसके द्वारा अपन ध्रुवण घूर्णकता का मापन कर सकते हैं, वहां से आप एंगल ऑफ रोटेशन बता सकते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए पोलेरीमीटर। क्या होता है पोलेरीमीटर, उसी की बात करते हैं। देखो आपका जो पोलेरीमीटर होता है, अपन क्या करते हैं, कोई एक सैंपल ट्यूब लेते हैं और उस सैंपल ट्यूब में से पीपीएल को पास करवाते हैं। अब जैसे आपने पीपीएल को पास करवाया, समतल ध्रुवित प्रकाश को पास करवाया, तो आपने देखा कि वो पीपीएल के तल के प्रति वो अलग अलग व्यवहार दर्शाता है। कोई भी आपने सॉल्यूशन लिया किसी भी कंपाउंड का, तो अलग अलग व्यवहार दर्शाता है, और उसी व्यवहार को अपन देखेंगे पोलेरीमीटर यंत्र में कैसे हो सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए सबसे पहले वही अपने पास में क्या है, कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसको स्लिट से गुजारा आपने, यानी ये है सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। इसको आपने किसी स्लिट से गुजारा, स्लिट से गुजारने पर आपको जो प्रकाश प्राप्त हुआ, आपने उसको क्या बोला था, याद करो, देखे मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला था, एक वर्णी प्रकाश बोला था। और जो एक वर्णी प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से गति करेगा, इसी को आपने बोला था मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है आपकी, आपने इसको बोला था एक वर्णी प्रकाश। अब इस एक वर्णी प्रकाश को आपने क्या किया था, निकोल प्रिज्म से गुजारा था। निकोल प्रिज्म से गुजारने पर आपने यह पाया कि जो आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो सभी दिशाओं में वितरित नहीं होकर वो केवल एक दिशा में वितरित होता है, जिसको आप क्या बोलते थे, पीपीएल बोलते थे या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते थे। यहां पर आपने प्राप्त कर लिया पीपीएल, यानी पीपीएल में जो प्रकाश की दिशा होती है वो सभी दिशाओं में वितरित नहीं होकर केवल एक दिशा में होती है, इसी को आपने बोला प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं इसको। फिर आपने क्या किया, एक सैंपल ट्यूब ली, और उस सैंपल ट्यूब ने, ये जैसे कोई मैंने ली सैंपल ट्यूब, ये कोई ट्यूब है, और इस ट्यूब पर मैंने भर लिया कोई सॉल्यूशन, भर लिया किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन भर लिया, सॉल्यूशन ऑफ गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है मान लो, जैसे आप एथेनॉल भी ले सकते हो, इसी में कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन भर लिया, और ये जो आपकी नलिका दिख रही है इसको बोला जाता है पोलेरीमीटर ट्यूब या पोलेरीमीटर नलिका, और इसकी लंबाई को अपन मापते हैं डेसीमीटर में। किसमें मापा जाता है, डीएम। डीएम का मतलब हो गया डेसीमीटर, और ध्यान रखना एक डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। अपन ने किसी कंसंट्रेशन थी और उस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन अपन इसमें भर लिया। चलिए अब क्या हुआ, यहां से अब इसको मैं इधर बना रहा हूं, ध्यान रखना। आपको यहां पर जैसे पीपीएल को आपने इस सॉल्यूशन से पास करवाया, सॉल्यूशन से पास करवाने पर आपको तो यदि डायग्राम बनाओ तो हो सके तो एक में ही लाना है। अब यहां पर मेरे पास में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नीचे दिखा दिया, आपको तो एक जगह उसको दर्शाना है। सॉरी। अब देखो क्या करते हैं, आपको क्या प्राप्त हुआ, पीपीएल को इसमें से पास करवाने पर आपने देखा कि एक तो आपको ऐसा प्राप्त हुआ जिसमें केवल और केवल दिशा समान थी, जैसी पीपीएल पास करवाई आपने वैसी की वैसी पीपीएल वाला आपको ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये यौगिक होता है, ये प्रकाश के प्रति कोई व्यवहार नहीं दर्शाता है, और इसको बोला गया ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, यानी ऐसा यौगिक
जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं दर्शाता है, उसे बोला जाता है प्रकाश अक्रिय यौगिक। इसको बोला गया प्रकाश अक्रिय यौगिक। और ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट कर देते हैं, उन कंपाउंड्स को बोला गया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या प्रकाश सक्रिय यौगिक। अब वो मैंने बोला था वो दक्षिणावर्त भी घुमा सकते हैं, तो वो वामावर्त भी घुमा सकते हैं, कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां से ये कोई एंगल ऑफ रोटेशन है मेरे पास में, इसने इधर घुमाया थीटा को घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे कर सकते हो। इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिख सकता हूं मैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये यौगिक कैसे हो गए दक्षिणावर्त, और इसके लिए आप शब्द कार में लेते हो 10 डी, और ध्यान रखना स्मॉल डी और उसके साथ में प्लस। चलिए यदि बात करूंगा मैं, इसको सही बना देता हूं ताकि आपकी आसानी रहे। ये यहां पर थीटा है और ये थीटा आपको इधर प्राप्त हो, मीन से इस दिशा में क्लॉकवाइज। चलिए अपन बात करते हैं, यदि आपको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में प्राप्त होता है, एंगल ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, घूर्णन कोण का मान, तो इसे कंपाउंड को आप क्या बोलते थे, लीवो रोटेटरी बोलते थे। और यह इनको क्या बोलते हो, वामावर्ती घूर्णन। और इसके लिए शब्द काम में क्या लेते हो, L माइनस शब्द लेते हो। ये दोनों कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, बताओ कैसे कंपाउंड ये, तो एक प्रकार के ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिसको आप बोलते हो प्रकाश सक्रिय यौगिक, हुए या नहीं हुए। तो ये यौगिक ऐसे थे जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हैं, या वो थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। यानी प्रकाश के तल को दाईं और बाईं ओर घुमाने की जो नेचर है, वो किसी यौगिक के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करता है, यानी उसी की बात करेगा वो। ऐसे यौगिक है, इनको क्या बोलोगे आप, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। मीन्स क्या हुआ, ऐसे यौगिकों को बोला जाता है प्रकाश सक्रिय यौगिक। और ये जो आपने डायग्राम देखा है, फिगर देखा है, इसको बोला जाता है पोलेरीमीटर। दोबारा बता रहा हूं, आपने क्या किया, कोई प्रकाश स्रोत लिया, उसको स्लिट से गुजारा तो आपको एक वर्णी प्रकाश प्राप्त हो गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्राप्त होगी। जैसे ही आपने निकोल प्रिज्म से पास करवाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, जो प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित था, उसकी दिशा केवल एक दिशा में प्राप्त होगी। उस प्रकाश को आप क्या बोलोगे, पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आपने क्या किया, एक सैंपल ट्यूब ली, और उस सैंपल ट्यूब ने आपने सॉल्यूशन भर लिया किसी दिए गए कंपाउंड का एक निश्चित कंसंट्रेशन के साथ में। चलिए, तो वहां पर आपने पोलरीमीटर ट्यूब से गुजारा पीपीएल को, तो आपने देखा कि प्रकाश के प्रति जो कंपाउंड था उसका जो व्यवहार आता है वो अलग अलग आता है। और जो व्यवहार, यदि वो कंपाउंड आपका प्रकाश सक्रिय यौगिक को मान लो, तो व्यवहार कैसा आ सकता है, जो आपने जैसे पीपीएल पास करवाई थी वही पीपीएल आपको वापस प्राप्त हो जाती है। और यदि वो यौगिक आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, प्रकाश सक्रिय यौगिक है, तो आपको यह प्राप्त होता है कि जो यौगिक है आपका वो घड़ी की सुई की दिशा में भी रोटेट कर सकता है, एंगल ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं घूर्णन कोण को, या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी वो घूर्णन कोण को घुमा सकता है। और ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हो प्रकाश सक्रिय यौगिक या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, इसको बोला जाता है पोलरीमीटर। ये यंत्र होता है और इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो ध्यान रखना, पोलरीमीटर के द्वारा ध्रुवण घूर्णकता का मापन किया जाता है। और ध्यान रखिए, ध्रुवण घूर्णकता है एक प्रकार का प्रायोगिक पद होता है।
ये चीजें अपन देख के नहीं बता सकते किसी कंपाउंड को कि ये कंपाउंड प्लस डी से घुमा रहा है, उसको एल से घुमा रहा है, दक्षिणावर्त घुमा रहा है, उसको वामावर्त घुमा रहा है। ये सभी चीजें अपने को एक्सपेरिमेंटल से ही प्राप्त होती है। हाँ, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वहां से आप बता सकते हो कि कैसे कैसे हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। यहां पर देखो आपको एंगल प्राप्त हुआ एक, उसको बोला जाता है घूर्णन कोण। क्या बोलोगे उसको आप? घूर्णन कोण। अब ये जो घूर्णन कोण है, इसी घूर्णन कोण की अपन बात करते हैं। देखो इस घूर्णन कोण का जो मान है वो किस किस पर निर्भर करता है, वो कार्य कौन कौन से होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां बोल देता हूं घूर्णन कोण क्या होता है। पहले तो इसको बोलोगे आप एंगल ऑफ रोटेशन या घूर्णन कोण। देखिए घूर्णन कोण क्या होता है, आपने क्या किया, पीपीएल को पास करवाया। पीपीएल को पास करवाने पर जिस कोण पर कोई पदार्थ है उसका जो आपको घूर्णन मान प्राप्त होता है उसी को आप बोलते हो घूर्णन कोण बोलते हो। अब इस घूर्णन कोण का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो मैं वो सभी कारक लिख रहा हूं यहां पर, अफेक्टिंग फैक्टर। अब देखो दिमाग लगा के आप भी बता सकते हो कौन कौन से कारक हो सकते हैं वो सभी। चलिए देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, प्रकाश है, तो प्रकाश आपको पता है एक निश्चित वेवलेंथ से गुजरेगी, तो अपन बोल देंगे लैम्बडा भी निर्भर करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो प्रयुक्त प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, और ये जो वेवलेंथ होती है इसको बोला जाता है लैम्बडा। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूंगा वेवलेंथ, इस पर निर्भर करेगा। चलिए दूसरी अपन बात करेंगे, ये जो फैक्टर है बताओ मेरे को, किसी विलयन के ताप पर निर्भर करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो आप लिख सकते हो यहां पर जो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या, T, इसको लिख सकते हो आप विलयन का। अगली बात करेंगे अपन, आपने जो नलिका ली है उस नलिका पर निर्भर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। नलिका आपकी छोटी भी हो सकती है, नलिका आपकी बड़ी भी हो सकती है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन उसके लिए बाद में बता दी गई थी कंडीशन कि डेसीमीटर में आपको लेना है और 1 डेसीमीटर बराबर इतना होता है, तो वो चीज। चलिए कंसंट्रेशन निर्भर करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपको पता है जो कंपाउंड लेंगे सबकी कंसंट्रेशन क्या होगी आपके पास में, अलग अलग हो सकती है, जरूरी थोड़ी है। तो यहां पर निर्भर कर सकता है ये कंसंट्रेशन पर। और कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हो आप? तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी कंपाउंड का आपने बनाया विलयन, इसका मतलब विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता क्या? C, इस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। चलो, आपका जो ध्रुवित प्रकाश है उसके द्वारा विलयन में तय की गई दूरी है उस पर निर्भर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो आप लिख सकते हो ध्रुवित प्रकाश द्वारा विलयन में तय की गई दूरी पर, लेंथ पर निर्भर कर सकता है। चलिए, ध्रुवित प्रकाश द्वारा विलयन में तय की गई दूरी पर निर्भर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चलिए अगले फैक्टर की अपन बात करेंगे, पांचवा फैक्टर। यह निर्भर कर सकता है आपने विलायक क्या लिया है और पदार्थ की नेचर क्या है, कौन सा पदार्थ लिया है और आपने उसको किस समय विलय किया, यानी विलायक आपने कौन सा लिया है उस पर निर्भर कर सकता है। ध्रुवण गुणनता के मान की बात कर रहा हूं, यानी घूर्णन कोण की बात कर रहा हूं, किस पर निर्भर करता है। आपने क्या लिया है? आपने लिया विलायक और पदार्थ है उसकी नेचर कैसी है उस पर निर्भर कर सकता है। तो यहां लिख दूंगा मैं विलायक व पदार्थ की प्रकृति पर, इस पर निर्भर ये कर सकता है। यहां पर किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं है। ये हो गया घूर्णन कोण। अब अपन बात करने जा रहे हैं, होता है विशिष्ट घूर्णन कोण, स्पेसिफिक रोटेशन, उसकी बात करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, विशिष्ट घूर्णन कोण क्या होता है उसी की बात करेंगे।
विशिष्ट घूर्णन कौन, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक विशिष्ट घूर्णन कोण क्या होता है उसकी बात करेंगे। देखो, कोई यौगिक है और उस यौगिक की जो ध्रुवण घूर्णन शक्ति होती है उसी को आप बोलते हो विशिष्ट घूर्णन। चलिए कोण, तो यहां लिख सकता हूं किसी यौगिक की ध्रुवण शक्ति ही क्या कहलाती है, आपकी विशिष्ट घूर्णन कोण कहलाती है। आगे देखिए और बात करने जा रहे हैं अपन। अब देखो विशिष्ट घूर्णन कोण आपका क्या होता है, थीटा होता है। ये लेंथ पे निर्भर करता है और थीटा है आपका निर्भर करता है कंसंट्रेशन पे। और ये थीटा होता है कौन, अब यहां पर यदि मैं ये उठाऊंगा प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह तो यहां पर आता है ये थीटा और इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। ये आपका हो गया L इंटू सी। तो यदि यहां मैं लिखूंगा ये थीटा हो गया आपका, इसको लिख सकते हो आप लेमड़ा और यहां क्या लिख सकते हो आप टी लिख सकते हो। लेमड़ा क्या हो गया आपकी परित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और ये हो गया किसी विलयन का ताप उस पर है। यहां क्या हो जाएगा आपका ये थीटा अपॉन L इंटू सी। ये आपका जो थीटा आया है, ये जो मैंने मोड में बंद कर रखा है इसको थीटा मोड है, इसी को आप क्या बोलते हो स्पेसिफिक रोटेशन। तो आप यहां पर लिख सकते हो थीटा ये क्या है स्पेसिफिक रोटेशन या विशिष्ट घूर्णन है, विशिष्ट घूर्णन है। L क्या है, L आपकी हो गई जो आपने पोलरीमीटर ट्यूब ली है उस नलिका की लंबाई। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं पोलरीमीटर ट्यूब और वो क्या है इसकी लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। और वो लेंथ अपन लेते हैं डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर बराबर आपका हो जाता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए यहां पर C क्या है आपका कंसंट्रेशन है, आपने कोई सॉल्यूशन ली है उसकी कंसंट्रेशन। आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या हुआ विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अब जो विलयन की सांद्रता होती है उस सांद्रता को आप लेते हो C बराबर ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति मिलीलीटर में यहां पर आपको सांद्रता को लेना है। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये कई बुक्स में आपको इस प्रकार भी दिखाई देगा, देखना लेमड़ा यहां पर है ना, इस प्रकार भी दिखाई दे सकता है कई बुक में आपको। तो अल्फा लेमड़ा टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन अल्फा L इंटू सी, चीज वही है, ये आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है तो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चीज वही है। ये थीटा हो गया आपका विशिष्ट घूर्णन कोण हो गया, वापस यहां पर लिख सकते हो ये विशिष्ट घूर्णन कोण हुआ। चलो फिर ये अल्फा क्या है, ये हो गया आपका प्रेक्षित घूर्णन कोण। वापस वही चीज लिखना चाहो ना, ये थीटा क्या है, थीटा या अल्फा क्या हो गया प्रेक्षित घूर्णन कोण। आपने ऑब्जर्व जो किया है वो आपका एंगल ऑफ रोटेशन है, ये चीज समझ गए। चलिए अब यहां से इसकी इकाई निकालते अपन, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन की बात करने जा रहा हूं मैं। चलिए इकाई निकालते हैं। देखिए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट जो घूर्णन है आपका उसकी आप देखोगे इकाई कैसे निकालते हैं। विशिष्ट घूर्णन की इकाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए इकाई ज्ञात करने के लिए मैंने भी बोला था आपका होता है फॉर्मूला क्या होता है उसके बेस देखो अल्फा लेमड़ा
टी, अल्फा एल इंटू सी, चीज वही है, थीटा लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखना यहाँ पर इसकी इकाई निकालनी है आपको। अल्फा, अल्फा क्या होता है आपका, डिग्री में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एल बराबर लेंथ आपने क्या ले रखी है पोलरिमीटर ट्यूब की, डेसीमीटर में ले रखी है। चलिए आपने कंसंट्रेशन किसमें ले रखी है, ग्राम प्रति मिलीलीटर में ले रखी है, ये कंसंट्रेशन ले रखी है ग्राम प्रति मिलीलीटर। चलिए ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब अब निकालते इसकी अपने यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, डिग्री, एमएल, डेसीमीटर इनवर्स होगा, फिर क्या लिखोगे डेसीमीटर इनवर्स के बाद में क्या आएगा आपके पास में, ग्राम इनवर्स। ये डिग्री आपको कई जगह ध्यान रखना, रेडियन में भी मिल सकती है, रेडियन में भी दिया जा सकता है। तो ये आपने क्या निकाल ली, इसकी यूनिट निकाल ली, किसकी यूनिट है, विशिष्ट घूर्णन कोण की। अब इस ये कौन कौन फैक्टर पे निर्भर करता है, कौन कौन से कारकों पे निर्भर करता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, हेडिंग लगा लीजिए, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। देखिए यानी इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हुए चलेंगे, देखना सभी। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि जो आपका विशिष्ट घूर्णन है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब देखो अपने पास में सूत्र ये था कि आपका जो था कोण था उस पर लेमड़ा टी दिख रहा था आपको, ये अल्फा था, लेमड़ा था, टी था, ऊपर यहां टी था, यहां टी डिग्री सेंटीग्रेड बराबर अल्फा प्रेक्षित घूर्णन अंशों में इनटू लेमड़ा क्या था और सी क्या था। अब यहां से निकाल सकते हो आप, देखिए एक आपका क्या हो गया, अल्फा क्या है, प्रेक्षित घूर्णन कोण हो सकता है, इस पर निर्भर कर सकता है क्या, इसके अलावा एल, तो एल पर निर्भर कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। आप लिख सकते हो टेम्परेचर कर सकते हैं, तो यहां पर टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका लोगे आप, ध्यान रखना टेम्परेचर यदि आपको लेना है तो टेम्परेचर आपको कोई आपको जो पदार्थ दे रखा है उस पदार्थ का टेम्परेचर है, ध्यान रखना, तो वो किसमें है, डिग्री में है, तो टेम्परेचर इन डिग्री, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं, लेमड़ा की पर निर्भर कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, इस लेमड़ा पे निर्भर कर सकता है। लेमड़ा क्या है यहाँ पर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, इस पर निर्भर कर सकता है। चलिए सी पर निर्भर कर सकता है क्या, सांद्रता है, कर सकता है। ये सांद्रता सी क्या है, कोई W ग्राम पदार्थ आपको दे रखा है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो यहां लिख सकते हो सी है W ग्राम पदार्थ की सांद्रता, और वो किसमें दे रखी है, ग्राम प्रति मिलीलीटर में दे रखी है। चलिए और बताइए और किस पे निर्भर कर सकता है, यहां पर ये निर्भर कर सकता है जो थीटा होता है उस पर निर्भर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एंगल ऑफ रोटेशन उस पर निर्भर कर सकता है। यहां पर आप क्या लिया, ये एल क्या है, एल है प्रयुक्त प्रकाश पे है, प्रयुक्त पोलरिमीटर ट्यूब है, प्रयुक्त नलिका की लंबाई पे कर सकता है। और क्या बच गया, लेमड़ा हो गया, और अल्फा पे कर सकता है, एंगल ऑफ रोटेशन पे, इन चीजों पे निर्भर करता है। अब एक चीज आती है आपका आणविक घूर्णन, वो क्या होता है उसके बारे में और बात करते हैं। देखिए आणविक घूर्णन क्या होता है, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर रोटेशन। हेडिंग लगाइए, आणविक घूर्णन, और इसको बोलते हो आप मॉलिक्यूलर रोटेशन। मॉलिक्यूलर रोटेशन क्या होता है, देखिए आपने अभी निकाला था विशिष्ट घूर्णन कोण निकाला, और विशिष्ट घूर्णन है और अणुभार है,
उसका जो गुणनफल होता है वही आपका क्या कहलाता है, आणविक घूर्णन कहलाता है। आप देख सकते हो विशिष्ट घूर्णन और अणुभार का जो गुणनफल होता है उसी को आप बोलते हो आणविक घूर्णन कहते हो। अब आणविक घूर्णन को आप दर्शाते हो कैपिटल एम से दर्शाते हो, समझे मेरी बात को। चलिए विशिष्ट घूर्णन क्या होता है आपका, तो भी मैंने बोला था होता है अल्फा लेमड़ा टी डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा हो गया लेमड़ा टी डिग्री सेंटीग्रेड और ये क्या हो गया आपका मोलिकुलर वेट। इसी को आप क्या बोलते हो, आणविक घूर्णन कहते हो। तो विशिष्ट घूर्णन तथा अणुभार का गुणनफल ही कहलाता है आणविक घूर्णन। यहां पर अपन ने बात की पोलरिमीटर ट्यूब कैसे कार्य करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे होती है। नेक्स्ट क्लास अपन बात करेंगे कुछ सममिति के तत्व होते हैं, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में, और किसी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए और क्या क्या कंडीशन हो सकती है उनके बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।